हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो बच्चों, अगर आपको इस समरी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी कुछ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी एडवाइस ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें या फिर अपने समरी में कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम जैसा कि कृतिका की अपनी बुक चल रही है हमारी, इसका हम गद्य खंड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं इसके 3rd चैप्टर में, ठीक है, जो कि है हमारा रीढ़ की हड्डी पे बेस है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रीढ़ की हड्डी जो है ये एक तरह की एकांकी पे आधारित है, मतलब एक तरह का लघु नाटक आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो लेखक हैं ये हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। मतलब रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है या मतलब लघु नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो छोटा सा नाटक है, हमें ये इसलिए बताया गया है या आपके पाठ्य पुस्तक में इसलिए जोड़ा गया है, इसमें बताते हैं कि शादी हमारे समाज में क्या है, एक तरह की मानसिक समस्या है। मतलब ये है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़, पर इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो उसमें आपको समझाया गया है। अब इसमें कहते हैं जो शादी ब्याह तय करने से पहले लड़की दिखाने की एक सामाजिक समस्या है। मतलब इनको उन्होंने, लेखक ने क्या बताया है, लड़की दिखाने की एक जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने क्या क्या कहा है, एक सामाजिक समस्या कहा है। ठीक है, अब लेखक बोलते हैं इस नाटक के माध्यम से वे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति हमारी जो सोच है वो अभी भी नहीं बदली है। मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी जो सोच है वो आज भी हमारे चारों ओर हमें घेरी हुई है। मतलब महिलाओं के प्रति हमारी सोच अभी भी नहीं बदली है और ना ही हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ पाए हैं। मतलब जो हमारी पहली मानसिकता है, जो हमारी सोच पहले से बनी हुई है, हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते और ना उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में आपको समझाएंगे। मतलब उन्होंने ये बताया है कि किसी भी महिला का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी होता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये कहानी आधारित है एक शादी, मतलब लड़की को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं और जो लड़की है वो क्या है, एक पढ़ी लिखी महिला है, तो वो अपने लिए एक आवाज़ उठाती है। तो वो आवाज़ उठाना उसके लिए किस तरह से एक समस्या का कारण बनता है, ये सारी चीज़ें हम इस एकांकी में समझेंगे। ठीक है, तो कुछ कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी शादी की योग्य लड़की है। मतलब जिसको देखने वाले आ रहे हैं घर में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा। मतलब उमा को ही लड़के वाले देखने आने वाले हैं, जिसके पिता जिसके पिता राम स्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित है। मतलब लड़की के पिता कौन है? राम स्वरूप है, जिनको क्या चिंता है लड़की की शादी कराने के लिए। इसीलिए उन्होंने देखने वाले को अपने घर में बुलाया है। और आज उनके घर वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं और उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेक्टर बता देते हैं कौन कौन है। पहली है यहाँ पे उमा, लड़की जिसको देखने वाले आने वाले हैं। दूसरे हैं राम स्वरूप, पिता लड़की के पिता हैं। तीसरे हैं गोपाल बाबू, जो कौन है? लड़के के पिता हैं। और लड़के का नाम क्या है यहाँ पर? शंकर लड़के का नाम है। ये सारा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सारा ठीक है। इसके बाद चूंकि राम स्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए राम स्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। अब लड़की वाले के घर लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो क्या किया जा रहा है? घर में पूरे घर को डेकोरेट किया जा रहा है। मतलब घर को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा है। तो उस साज सजावट में उनकी मदद कौन कर रहा है? उनके घर का नौकर, जो कौन है? रतन। ठीक है, उन्होंने बैठक में एक तख्त, मतलब चारपाई जिसमें आकर मेहमान बैठ सके, और एक नया चादर बिछाया। मतलब लोगों को लग सके कि हाँ, इनके घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित है। ठीक है, फिर उन्होंने उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। और उसके ऊपर क्या रखा उन्होंने? चारपाई के ऊपर चादर बिछाई और उसके ऊपर हारमोनियम और सितार लाके रख दिया, ताकि इससे ये पता चले कि हमारी लड़की हारमोनियम भी बजाती है और सितार भी बजाती है। ठीक है, अब बात आती है राम स्वरूप।
रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में एक नया मेज पोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तो रामस्वरूप क्या कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर पर या ज़मीन पर क्या बिछाई है, एक दरी बिछाई है और टेबल के ऊपर टेबल कवर रख के उसके ऊपर कुछ फूलों के गुलदस्ते ला के रखें। क्यों रखें, ताकि मेहमानों को घर क्या लगे, आकर्षक लग सके। ठीक है, कहानी आगे चलती है, मतलब हमारा नाटक आगे बढ़ता है। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, रामस्वरूप की पत्नी कौन है, प्रेमा, जो कि है उमा की माँ, कहती है, उमा मुंह फुलाकर नाराज होकर बैठी है ना। इस पर रामस्वरूप अपनी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़की वालों के सामने आए। अब उमा की माँ कहती हैं कि उमा जो है वो तो गुस्सा होकर बैठी है अपने कमरे में। रामस्वरूप जी कहते हैं कि उमा को समझाइए कि बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे लिए एक लड़का मिला है, तो तैयार होकर अच्छे से घर मेहमान के सामने आ जाए। अब आगे की कहानी कुछ इस तरह है। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया लेकिन वह मान नहीं रही है। उसके बाद रामस्वरूप उसकी माँ पर दोष लगाते हुए कहते हैं कि यह सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। मतलब रामस्वरूप जी जो हैं वो उमा की माता पे आरोप लगा रहे हैं कि तुमने ही लड़की को ज़्यादा पढ़ाया है, इसलिए वह अब अपनी शादी से क्या कर रही है, इनकार कर रही है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो वो आज कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताए, क्योंकि लड़के वाले चाहते हैं कि उनको लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो उमा की माँ कहती है कि लड़के वालों को सामने आप ये कह दें कि हमारी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और जबकि उमा कहाँ तक पढ़ी है, उमा ने अपना BA कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, तो इसके बाद कहते हैं, दरअसल उमा BA पास है और लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों को झूठ कहा है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। तो ये बात सारी किसको बुरी लगी, ये सारी बातें उमा को बुरी लगी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसीलिए अब उन्हें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी इसलिए नहीं चाहिए ताकि वो जो कह सके लड़की वो सारी चीज़ों को मान सके। पर उमा क्या है, मुंह फट है और कहाँ तक पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझती है। अब प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है। अब रामस्वरूप थोड़ा परेशान हो गए हैं कि लड़की तैयार नहीं होना चाहती है और बिना मेकअप के बाहर आएगी तो लड़के वाले उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आज का टाइम पता है कि आज के टाइम पे अगर लड़की तैयार होकर बाहर नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी, है ना। और आज के टाइम पे मेकअप या साज श्रृंगार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है। मतलब वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो तैयार नहीं होना चाहती है तो ऐसे ही बाहर आ जाए, क्योंकि हमारी बेटी तो वैसे ही सुंदर है ना। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है। मतलब टेबल पर ये सारे खाने के सामान उनके सामने सजा कर रखे गए हैं, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन ख़त्म हो गया है ना। टोस्ट में जो मक्खन लगाते हैं वो ख़त्म हो गया है, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेज दिया गया है। रतन जो उनका नौकर है वो कहाँ गया, मक्खन लेने के लिए बाजार गया है। अब बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते हुए कौन दिख गए, मेहमान दिख गए, जिसकी खबर वह अपने मालिक को देता है। अब वो जैसे ही मक्खन लेने के लिए बाहर निकला था, उसने देखा कि मेहमान तो घर की ओर ही आ रहे हैं, तो वह उल्टे पैर वापस आया और अपने मालिक को बताया कि मेहमान तो पहुँच ही गए हैं। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं। मतलब ये एक सीन चल रहा है, एक नाटक है एक तरीके का बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, गोपाल बाबू और शंकर के साथ रामस्वरूप ने कहाँ एंट्री ली, अपने घर के अंदर ली एंट्री। लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलक रही है। गोपाल प्रसाद कौन, लड़के के पिता। क्या झलक रही है उनकी आंखों में, चतुराई, है ना, बहुत चालू टाइप के हैं, तो वो उनकी आंखों में साफ झलक रहा है। और आवाज़ से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिख रहे हैं। मतलब आवाज़ से वो कैसे लग रहे हैं, काफ़ी जानकार और फितरती, मतलब लोगों को परखने वाले वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है। मतलब आवाज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा पतली है और खिसियाहट भरी, मतलब हंसती हुई ऐसी आवाज़ है उनकी। जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। कमर कैसी झुकी हुई है, लड़के की कमर थोड़ी सी झुकी हुई जान पड़ रही है ना।
आगे की बात ये है, राम स्वरूप मेहमान का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने मेहमानों का स्वागत किया और फॉर्मालिटी के लिए बातें शुरू कर दी कि कैसे आना हुआ, मतलब या रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई वगैरह वगैरह, उन्होंने बातें शुरू कर दी। ठीक है, बातों ही बातों में दोनों ने नए ज़माने और पुराने ज़माने को कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब आज के टाइम पे होता ही है, अगर दो लोग मिल जाते हैं तो वो अपने ज़माने की बात और नए ज़माने की बात को कंपेयर तो करने ही लगते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, राम स्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। अब राम स्वरूप अंदर गए हैं चाय नाश्ता का प्रबंध देखने। राम स्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू राम स्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब हैसियत किस तरह से आंकी जाती है कि भाई घर कैसा दिख रहा है, घर का सामान कैसा दिख रहा है। इसी से आज के टाइम पे क्या होता है, किसी भी इंसान की हैसियत आंकी जाती है। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं कि इधर उधर झांक रहा था। मतलब जो उनका बेटा था शंकर, वो क्या कर रहा था, इधर उधर ताका झांकी कर रहा था। तो इस पर उन्होंने अपने बेटे को फटकार लगा दी। ठीक है, और उससे कमर सीधी करके बैठने को कहा और कहा कि एकदम अपनी कमर सीधी करके बैठो, क्योंकि शुरू में क्या कहा गया हमें कि शंकर की कमर जो है वो झुकी हुई है। इतने में राम स्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद गोपाल बाबू असल मुद्दे यानी शादी की बात पर आते हैं, है ना। चाय नाश्ता हो गया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने बातें शुरू कर दी शादी की, अपनी बेटी के रिगार्डिंग, है ना। जन्म पत्रिका मतलब जन्म कुंडली मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिका या कुंडलियों को भगवान के चरणों में रख दिया है ना। होता है ना कि रिश्तों के बाद जो कुंडलियां होती है वो भगवान के चरणों में रख दी जाती है। सबकी अपनी अपनी एक तरह की सोच यहाँ पे बताया गया है। बातों बातों में वे अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। अब वे कहते हैं, मतलब बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता कितनी लिमिटेड है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट होनी चाहिए या पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों का पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाए और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाए तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, है ना। तो ये बात में वो ये कहते हैं कि लड़के अगर पढ़ लिख लें तो वो ठीक है, क्योंकि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना है। लेकिन अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख कर अगर वो इंग्लिश के पेपर को पढ़कर राजनीति करने लग जाएं तो घर कौन संभालेगा। पर आज के टाइम में क्या है, जो पॉलिटिक्स कर रही हैं उनमें ज़्यादातर तो महिलाएं हैं बड़े बड़े पदों पे, है ना। तो वो कहते हैं आगे, मुझे बहुए से नौकरी नहीं करानी है। फिर वो राम स्वरूप की और कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है, इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं नहीं चाहिए। फिर वो राम स्वरूप की लड़की उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इसी के बाद कहानी हमारी आगे चलती है और कहते हैं, राम स्वरूप उमा को बुलाते हैं। मतलब राम स्वरूप उमा के जो पिता है वो उमा को आवाज़ देते हैं और आने का अनुग्रह करते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं। अब लड़की पढ़ी लिखी है तो हो सकता है उसे चश्मा लगा हो, है ना। अब चश्मा लगाकर बाहर आई है तो जो गोपाल प्रसाद है और शंकर दोनों ने एक साथ पूछा चश्मा लगाने का कारण, लेकिन राम स्वरूप ने झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। मतलब राम स्वरूप ने ऐसा कारण दिया कि जिससे वे संतुष्ट हो गए उनसे, उनके आंसर जान के, है ना। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं, क्योंकि सामने उन्होंने सितार और हारमोनियम ला के रखा था। तो गोपाल प्रसाद ने उमा से पूछा, क्या आप गाना बजाना भी जानती हैं। तो उमा ने मीरा का एक सुंदर गीत गाकर सुना दिया, है ना। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। मतलब ये हमेशा होता ही है कि लड़कियों से ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया कि उसे सिलाई आती है या कढ़ाई आती है या पेंटिंग आती है ना। उसने इन सब बातों का उत्तर नहीं दिया। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। मतलब उन्हें बुरा लगा कि मैं लड़की से प्रश्न पूछ रहा हूँ और लड़की कोई जवाब नहीं दे रही है ना। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। राम स्वरूप भी कहते जवाब देने के लिए, पर उमा क्या है ना, अपना कोई भी जवाब नहीं देती है।
तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है, क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? मतलब यहाँ उमा अपने आप को दुकान में रखी हुई कुर्सियों से कंपेयर करती है और कहती है कि क्या आप दुकान में किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो उस सामान से क्या आप पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, है ना? तो इसके बाद वो कहती हैं, दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। तो क्या होता है कि सीधे दुकानदार कुर्सी दिखाते हैं, अगर खरीदने वालों को कुर्सी पसंद आती है तो उसका मोल भाव होता है, उसके बाद वे इसे खरीद कर ले जा लेते हैं। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज होने लगते हैं। अब उमा ने जो जवाब दिया उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये महाशय भी वैसे ही हैं कि एक खरीदार की तरह आए हैं, मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें अच्छी लगी तो मोल भाव करके वो मुझे यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो उनका ये जवाब बहुत ज़्यादा बुरा लगा, किसको? गोपाल प्रसाद को बुरा लगा और वे क्या हो गए, नाराज़ हो गए। लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं ज़रा इनसे पूछिए, क्या लड़की के दिल नहीं होते हैं? क्या उन्हें चोट नहीं लगती है? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या उन्हें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है? मतलब जब उमा अपने तीखे जवाब दे रही है तो बुरा किसको लग रहा है? गोपाल प्रसाद को बुरा लग रहा है। कह रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए आपने बुलाया है? उमा जवाब देते हुए कहती हैं, आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है ना? क्या आप इतनी देर से हमारे बारे में जांच परख रहे हैं तो क्या इससे हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है? साथ ही में वह लड़की की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से भी करते हैं और कहती हैं कि उन्हें शादी से पहले ऐसा जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांचता परखता है। मतलब वो कहती हैं कि आप तो लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हैं कि जब कोई भी कसाई उन्हें खरीदने से पहले अच्छे से जांचता परखता है कि भाई कोई बीमारी तो नहीं है, या अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो मुझे अच्छा दाम तो मिलेगा, तो आप भी तो उसी तरह से कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह से हमारी बेइज्जती ही हुई है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। वह उनके लड़के शंकर के बारे में बताती हैं कि वे किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल में बेइज्जत करके भगाया गया था। अब लड़की क्या है, उमा पहले से जानती है किसके बारे में, शंकर के बारे में। तो वे कहती हैं कि आपके लड़के को पिछले ही महीने लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत करके भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है, उसने बीए पास किया है। ऐसा कर उसने कोई चोरी तो नहीं की है। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। उसके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की है। मतलब किसी की लड़की के हॉस्टल में जाना, वहाँ से बेइज्जत होकर भगाना, तो ये तो एक तरह की आवारागर्दी है। पर इस तरह का कोई भी काम किसने नहीं किया है? उमा ने नहीं किया है। आगे की बात चलती है। अब शंकर व उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मतलब गुस्सा हो गए हैं तो बुरा किसे कहेंगे? रामस्वरूप को, है ना, कि यही कि आपने हमें बेइज्जत करने बुलाया है वगैरह वगैरह। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य लगा लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। मतलब आपका पुत्र उस काबिल है भी या नहीं, ये जरूर घर जाकर आप पता लगा लेना। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी बातें सुनकर वे वहाँ से उनके घर से निकल जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। मतलब रामस्वरूप को बहुत ज़्यादा निराशा होती है कि उनके घर एक रिश्ता बहुत मुश्किल से आया था और वो भी उनके हाथ से निकल गया है। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब पिता निराश हो गए हैं तो उमा को भी बुरा लगा, तो वो क्या करी, अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर रोने लग गई। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नौकर जो था वो कहाँ गया था? मक्खन लेने गया था। अब सारी बातें हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? मक्खन लेकर घर पहुँचता है। और तब तक क्या हो जाती है? यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में। तब तक आपको जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेरी हैं, आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे एक्सेस करके आपके जितने भी डाउट्स हैं या जितनी भी क्वेरी है उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बच्चे मिलते हैं
हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।